हेलो बच्चों। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पूरा बेसिक से जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग अपना एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अब उतना टाइम नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए मैं केवल एग्ज़ाम्पल जो है उसको डिस्कस कर दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो हम शुरू करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है उसको पढ़ लेते हैं कि आखिर अलजेब्रा में चीज़ें क्या क्या यूज होती हैं। तो अलजेब्रा जो होता है वो आपका दो टाइप के सिंबल से मिल करके बना होता है, ठीक है। एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। और वेरिएबल को आप लिटरल भी कहते हो। लिटरल क्यों? क्योंकि ये लेटर्स होते हैं जनरली। वेरिएबल, ओके। अब ये कांस्टेंट क्या है? तो कांस्टेंट एक सिंबल होता है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो देखो 7, ठीक, -3, 2/5। अब इसका मैं नाम बता देता हूँ कि ये सारे है क्या। देखो ये इंटीजर है, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये फ्रैक्शन है, ये आपका रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर होते क्या है आप वो बाद में पढ़ोगे, तो अभी नाम एटलीस्ट सुन लो। तो इसका मतलब कैसा भी नंबर हो, ठीक है, कैसा भी नंबर हो, अगर वो नंबर है तो वो कांस्टेंट ही माना जाएगा, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। अच्छा, अब वेरिएबल क्या होता है? तो ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सके, ठीक है, जिसको हम अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकें, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये है कि जो वैरी कर सके, जो बदल सके। वैरी मतलब होता है बदलना, जो बदल सके। अब ये जनरली लेटर होते हैं, इसीलिए इनको लिटरल भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो आपको पता होगा कि सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है 2πr। तो ये देखिए सरकमफ्रेंस जो है इसके फॉर्मूले क्या होता है 2πr। इसमें क्या है? रेडियस है ना। अब रेडियस, अब अगर रेडियस तुम चेंज करोगे अलग अलग, जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, जितना मर्जी का तुम रेडियस लोगे, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग साइज का सर्कल बनेगा। तो अलग अलग साइज का जब सर्कल बनेगा तो उनकी सरकमफ्रेंस भी अलग अलग आएंगी, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो सरकमफ्रेंस है सी, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियस के ऊपर, कि जैसा रेडियस होगा वैसा ही सरकमफ्रेंस आएगा। आई बात समझ में? तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होगा, तो दिस इज वेरिएबल, ओके। अच्छा, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ध्यान से समझिएगा, कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। आ रही बात समझ में? कांस्टेंट भी होंगे उसमें, वेरिएबल्स भी होंगे, जिन्हें लिटरल कहते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ एक ही बात, जो कि कनेक्टेड रहते हैं बाई वन और मोर ऑफ द ऑपरेशंस। एक या एक से अधिक ऑपरेशन से कनेक्टेड रहेंगे। कौन से ऑपरेशन? तो आपको पता होना चाहिए कि मैथ में केवल फंडामेंटल 4 ही ऑपरेशन है, ठीक है। फंडामेंटल ऑपरेशन किसे कहते हैं? जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही हम 4 चीज़ें करते हैं और कुछ नहीं। तो इनसे जो कनेक्टेड रहते हैं उन्हें हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, जैसे एग्जाम्पल अभी हम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके फिर आगे समझाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये क्या है? -3xy³ -3x और ये y³। अब ये जो है इनके बीच में यहाँ कोई साइन दिख रहा है आपको? यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, -3 × x × y³। तो ये जो है ये पूरा का पूरा ये कनेक्टेड है मल्टीप्लाई से, है ना। अब ये जो है पूरा ये 5xz², 5 × x × z², ये पूरा, और यहाँ लास्ट में क्या है 11/2 ये। अब
इनको ये जो पूरे हैं जो प्लस या माइनस से सेपरेटेड है, देख रहे हो ये दोनों लोग किससे सेपरेटेड है, प्लस से। ये और ये पूरा ये किससे सेपरेटेड है, प्लस से। तो जो प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड होते हैं उन्हें टर्म कहा जाता है, टर्म। तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। तो आगे मैं वही समझाता हूँ क्या, कि द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि प्लस या माइनस से सेपरेटेड होते हैं उन्हें टर्म कहा जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म समझना। ये मान के चलिए कि आप बेसिक से हर एक चीज़ को क्लियर करते चलिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो टर्म्स किससे सेपरेटेड होते हैं, प्लस या माइनस से। ओके, अब वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर, अब टर्म के हिसाब से जितने टर्म होंगे उनमें उसी के हिसाब से अलग टाइप के, अलग अलग टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होते हैं जिनका नाम है। अगर एक ही टर्म का है तो बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल एक ही टर्म लिखा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अगर ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म है तो उसे बाइनोमियल कहेंगे, जिसमें तीन टर्म होंगे उसे ट्राइनोमियल कहेंगे, और जिसमें ज़्यादा होंगे, ठीक है, दो से ज़्यादा होंगे, दो या दो से ज़्यादा, उन्हें हम मल्टीनोमियल भी कह सकते हैं। यानी तीन वाले को, दो वाले को, इन सबको हम मल्टीनोमियल भी कह सकते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल है, फटाफट समझ लेते हैं। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा एक ही माना जाएगा, -7, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना इनके बीच में। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड साइन हो तो वो पूरा एक ही माना जाता है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक ही टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, एक, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, मोनोमियल। टर्म का नाम ये है। क्लियर। इसमें देखो, ये पूरा एक है और ये पूरा एक है जो कि सेपरेटेड है माइनस साइन से। तो दो टर्म है ना, एक ये और एक ये, दो टर्म है, इसीलिए इसे कहेंगे बाइनोमियल। ओके, अब टर्म है कौन कौन, तो मैंने सर्कल किया ना, एक ये वाला और ये पूरा विथ माइनस साइन, -7x/y, ये आपका दूसरा वाला टर्म है। ओके, इसको तो अभी समझा दिया। ये आपका पहला टर्म हो गया क्या, -3xy³। दूसरा टर्म क्या है, 5xz²। देखो, जो प्लस होते हैं, प्लस साइन को आप लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, बट माइनस साइन को लिखना जरूरी होता है। तो दूसरा टर्म ये हो गया, और तीसरा टर्म क्या है, 11/2। क्या आप इस तीसरे वाले टर्म को नाम बता सकते हो क्या है, तो इसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। कोई वेरिएबल दिख रहा है आपको, नहीं। तो इसको जो है, जहाँ केवल नंबर रहेगा, केवल नंबर रहेगा, उसे हम कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल टर्म कितने हैं, एक, दो और ये तीन, तो इसीलिए ये ट्राइनोमियल भी कहलाएगा। ये इसमें टर्म देखो, एक, ये दो, ये कांस्टेंट टर्म तीन और ये पूरा चार, तो इसमें टोटल चार टर्म है, तो ये कहलाएगा मल्टीनोमियल। अब वो टर्म है कौन कौन, तो पहला क्या है, 9x⁵। दूसरा क्या है, -3x², ये दूसरा टर्म है। तीसरा क्या है, 4, और चौथा है -3/x³। तो इसमें चार टर्म है, तो ये कहलाएगा आपका मल्टीनोमियल। ओके, तो अभी मैंने आपको समझाया, वो रिमार्क में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है क्या, अभी मैंने समझाया है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से टर्म सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, टर्म सेपरेट होते हैं केवल प्लस या माइनस से। ठीक, तो अगर कहीं मल्टीप्लाई है या डिवाइड साइन है तो वो पूरा एक ही माना जाएगा। जैसे ये पूरा का पूरा एक ही टर्म माना जाएगा, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं, इसमें दो टर्म है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस से सेपरेटेड है ना, ये और ये, इनके बीच में कौन सा साइन है, प्लस। तो ये दो टर्म है, पहला ये, दूसरा ये। ठीक, अच्छा, अब फैक्टर क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर पता करना, पता होना चाहिए हमें। तो क्या लिखा है, ईच ऑफ द क्वांटिटी, ईच ऑफ द क्वांटिटी, वो चाहे कांस्टेंट हो या लेटर हो, जो एक साथ मल्टीप्लाई हुए हैं टू फॉर्म ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, यानी जिन सभी को हम मल्टीप्लाई करते हैं कुछ बनाने के लिए, उन सभी को फैक्टर भी कहा जाता है। जिनको मल्टीप्लाई किए उन्हें फैक्टर। जैसे
अच्छा, कांस्टेंट फैक्टर जो है उसे न्यूमेरिकल फैक्टर भी कहेंगे क्योंकि वो नंबर होता है तो इसीलिए न्यूमेरिकल फैक्टर। और जो वेरिएबल फैक्टर होंगे उन्हें लिटरल कहेंगे क्योंकि वो लेटर से बने होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास है क्या, -7xy²। इसमें देखो क्या क्या मल्टीप्लाई है, तो -7x और y इंटू वाई, तभी तो y² बना, तो ये मल्टीप्लाई है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल फैक्टर कितना है, तो आप देखो नंबर क्या है -7, तो ये हो गया न्यूमेरिकल फैक्टर। मैं कहता हूँ कि लिटरल फैक्टर कितना है या वेरिएबल फैक्टर, तो वेरिएबल हो जाएगा आपका x y इंटू वाई या फिर y², ये पूरा, ये सारे ये अलग अलग कॉम्बिनेशन, x तो हाई है, एक y लिखो या y² या xy या xy², ये सारे के सारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, तो अभी मैंने समझा दिया है कि कांस्टेंट टर्म उसे कहते हैं जहां पर कोई भी वेरिएबल ना हो। द टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर, यहाँ जहाँ कोई लिटरल फैक्टर है ही नहीं है, यानी सिंपल सा ये कहो जहाँ वेरिएबल ही नहीं है, केवल नंबर है। अगर जहाँ केवल नंबर है वो क्या कहलाएगा आपका कांस्टेंट टर्म। जैसे ये रहा केवल नंबर, इसमें कोई नहीं है, देखो यहाँ भी नंबर और वेरिएबल दोनों है, यहाँ भी दोनों है, यहाँ भी दोनों है, इसका मतलब इसमें कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं। आई बात समझ में? गुड। अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट की हिंदी लिखा हूँ गुणांक। अब ये गुणांक क्या है, तो ऐसा अंक जो कि गुणा है यानी मल्टीप्लाइड है, तो जो भी मल्टीप्लाइड रहेगा उसे हम कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, तो एनी फैक्टर ऑफ इन नॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉन कांस्टेंट टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द कोफिशिएंट द रिमेनिंग फैक्टर ऑफ द टर्म। मतलब जिसकी आप बात करोगे उसको छोड़ करके बाकी सारे लोग जो हैं वो कोफिशिएंट कहलाएंगे। जैसे इस एग्जांपल में मैं बात करता हूँ, सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ -7xy², वही ऊपर वाला। अब मैं कहता हूँ आपसे कि बताओ -7 का कोफिशिएंट बताओ, तो -7 का कोफिशिएंट कैसे लिखूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ -7, ये हो जाएगा, देखो -7 के अलावा कौन है, xy², यही तो है -7 के अलावा, तो ये पूरा का पूरा कहलाएगा -7 का कोफिशिएंट, यानी जो उसमें मल्टीप्लाइड है। आए समझ में? तो आपसे कभी भी कोफिशिएंट कहे तो उसको छोड़ करके बाकी जितने सारे लोग बचेंगे ना वो सारे कोफिशिएंट कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अब ये एक्सप्रेशन है -7p³ -5 p² -3p+2, ये पूरा। अब इसमें इस वाले टर्म की बात किया है -5p², ठीक है इसकी। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, आप इस पे ध्यान देना, इस वाले टर्म पे। अब इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है आपको अभी बताया हूँ, यानी नंबर, तो कितना है -5। लिटरल कोफिशिएंट कितना है, तो यानी पूरे लेटर वाले p², ये लिटरल हो गया। अच्छा, p² का कोफिशिएंट क्या है, तो p² से क्या क्या मल्टीप्लाई है देखो, तो p² में -5 और q, ये दोनों लोग हैं ना, तो यही हो जाएंगे इसके कोफिशिएंट। 5p में कौन है, तो 5 और p, तो 5 और p, तो इसको तोड़ लो ना, 5 और p हमको करना है, 5p चाहिए, तो जब इसको 5p करना है इसको तोड़ लो। ठीक है, यहाँ पर देखो -5 p², ये है, आपको चाहिए 5p, तो एक 5p अलग कर लो, बाकी जो बच रहा है उसको लिखो। तो क्या बच रहा है, आपने एक p अलग किया है तो एक p बचा है और q बचा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा 5p का, -pq। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ -q, तो माइनस और q, तो उसके अलावा क्या बच रहा है 5p², तो ये हो गया। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो इसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। अब आ गए हम अगले इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है हमारा लाइक एंड अनलाइक टर्म। तो आसान भाषा में जानो, कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक टर्म उसे कहते हैं जिसमें सेम वेरिएबल हो,
या सेम लिटरल कोफिशिएंट हो, बिल्कुल सेम। और अनलाइक उसे कहेंगे जिसमें सेम ना हो। जैसे देखो, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई जेड आगे पीछे चलेगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड है ना, वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम है, वेरिएबल सेम है तीनों में, यस। तो वेरिएबल तीनों में सेम है तो ये कहलाएंगे तीनों लाइक टर्म। अगला देखो, इसमें क्या है, वेरिएबल ए बी, जबकि इसमें है ए स्क्वायर बी, जबकि इसमें क्या है ए बी स्क्वायर। क्या वेरिएबल सेम है? तो नहीं, तो इसीलिए ये कहलाएगा अनलाइक टर्म। समझ में आ गया, अनलाइक टर्म। अच्छा, लाइक टर्म हमें क्यों पता होना चाहिए? आपको ऐड करना हो, लाइक टर्म आपको हेल्प करता है कहाँ? आपको एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में यूज होगा आपका लाइक वाला कॉन्सेप्ट, लाइक टर्म। ठीक, कैसे कैसे यूज होगा? तो देखो ऐसे, मान लो मैं अगर कहता हूँ आपसे कि ऐड करो इनको, इनको ऐड करो, तो आप क्या करोगे? तो आपका वेरिएबल सेम है, तो वेरिएबल को बाहर लिख लो या कॉमन ले लो, यही ना करते हैं। तो इसको हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, और जो नंबर बचा है इनका, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, केवल उसको लिखना है। तो पहले वाले में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 5, इसमें कितना है -3, और ये कितना है तो +3/5, ये आ गया। अब इसको हमें ऐड कर लेना है, सिंपल सा। तो 5 - 3 कितना होता है 2, और बचा कितना 3/5। अब इसको ऐड करो, ये तो सिंपल सा फ्रैक्शन है, कैसे करते हो? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जा 10 +3 13/5, तो 13/5 एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो ये आंसर आ गया, कब? जब इसको ऐड करोगे तब, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि लाइक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक अनलाइक पहचानना, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर जो है, हर एक टर्म के जो पावर हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, और या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ये मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, अब जो लिखा है उसको समझा देता हूँ कि an algebraic expression is called a polynomial if the powers of the variables involved, यानी कि उसमें जो वेरिएबल है उनका पावर जो है हर एक टर्म का, वो नॉन निगेटिव इंटीजर हो। ये बहुत ज़रूरी बात है कि नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब कि निगेटिव नहीं होना चाहिए। दो चीज़ें हो, देखो दो चीज़ें हो, पहली बात तो निगेटिव ना हो, और दूसरा चीज़ कि इंटीजर हो। आई बात समझ में? अगर निगेटिव है, वेरिएबल का पावर अगर निगेटिव है, जैसे ये है x⁻⁻1, इस प्रकार से अगर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर कुछ ऐसा है कि x⁻½ इस टाइप से है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर पावर होना चाहिए, और ये इंटीजर नहीं है। आई बात समझ में? ओके। अच्छा, तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि एक ही टाइप का वेरिएबल रहेगा, चाहे पूरा x रहे या y रहे या कुछ भी हो, एक ही टाइप का रहेगा, ठीक है। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन वेरिएबल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। इन दैट वेरिएबल इफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म आर नॉन नेगेटिव, फिर से वही बात कि पावर जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बालक ने बहुत अच्छा चीज़ लिखा भी है कि अनलाइक नहीं जोड़ते हैं। हाँ सही बात है, अनलाइक नहीं जोड़ेंगे, केवल लाइक ऐड होंगे, वेरी गुड। अभी मैंने बताया है कि लाइक हम क्यों यूज करते हैं, लाइक टर्म का क्या यूज होता है। तो लाइक टर्म जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज होते हैं, वहाँ हेल्प करते हैं।
बहुत बढ़िया। तो ऐसे आप भी लिख लिया करो जो भी आपको अलग से इंफॉर्मेशन मिलता है। अच्छा, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वो आपकी डिग्री कहलाता है। तो अगर पूछे आपसे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आपको सबसे बड़ा पावर ढूंढना है। तो जो सबसे बड़ा पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगा। अब फटाफट हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। तो पूरा देखो, ये क्या है, 7 - 3x, ये एक पॉलिनोमियल है x में, जिसमें डिग्री कितनी है x की, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1। यहाँ देखो, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। यहाँ वेरिएबल है और इसका पावर कितना है 1। 1 को लिखा नहीं जाता, ठीक है, वो अंडरस्टूड है कि 1 है। तो इसीलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। और ये क्या है एक, तो इट इज़ ए बाइनोमियल, ये एक बाइनोमियल है। अच्छा, अगला क्या है, 5t² 2/3t + 8। अब आप ये कंफ्यूज मत होना, मैंने साफ साफ बोला है कि वेरिएबल आपका नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं हो, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पे t की पावर कितनी है, वो 1 है। इसको मत देख लेना कि सर ये इंटीजर नहीं है, इससे नहीं मतलब है, हमें हमें वेरिएबल का देखना है, ठीक है, t का। तो ये भी क्या है, देखो यहाँ पे पावर कितना है 2, यहाँ 1, यहाँ 0। बताया था ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए 2 1 0 या फिर बढ़ते हुए। तो ये भी पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है 2, सबसे बड़ा पावर 2 है। और वैसे है क्या ये, तो एक ट्राइनोमियल है। ध्यान से, अगला क्या है, तो पावर 3 p³ और ये कांस्टेंट टर्म चलेगा, कोई बात नहीं, बीच के जो हैं बाकी वो 0 है, कोई बात नहीं, चलेगा। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट पावर देख रहे हो कितना है 3। तो इसका डिग्री कितना हो गया 3। अगला क्वेश्चन, 9x⁻6 - 3x² + 4x - 1/7। अगेन बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है 6, सबसे बड़ा पावर कितना है 6। अब ये देखो ध्यान से, 5x² - 3/x, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में कि जब x को ऊपर लेके जाओगे तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखो, जब इसको ऊपर लेके जाओगे x को, तो इसका पावर निगेटिव हो गया। हमने अभी पढ़ा है कि पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसका पावर निगेटिव ना हो, जहाँ वेरिएबल का पावर निगेटिव ना हो, बट यहाँ तो निगेटिव है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। तो जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर डिग्री की बात ही नहीं होगी, ओके, क्योंकि डिग्री तो हम पॉलिनोमियल के लिए बात करते हैं। ये क्या है, ये सिंपल सा एक एक्सप्रेशन है जो कि ट्राइनोमियल है बस, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गया? अच्छा, पॉलिनोमियल्स इन 2 और मोर वेरिएबल्स, ये क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 या 2 से अधिक वेरिएबल हो, जैसे एक्स वाई या एक्स जेड या वाई जेड, कुछ भी हो, यानी 2 2 वेरिएबल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो डिग्री की बात करनी है, तो डिग्री हमें उस टर्म की पूरी पावर की मिला के बात करनी है। जैसे देखो, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, अब इसका हम डिग्री बताते हैं, कैसे बताएंगे, तो पहले इनको ऐड करो, यहाँ पे इसका पावर 3, इसका 2, 3 और 2 5, तो इसका पूरे का कितना पावर आया 5। यहाँ पे 2 और 3, इसका भी पूरे का पावर 5 आ रहा है, इसका 4, इसका 1 और 1 2, इसका 0। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो सबसे बड़ा पावर आया है वो कितना आया है 5 आया है ना। तो इसीलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 5। तो ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 5। अगेन 5p² p/q, जैसे ही आपने देखा वेरिएबल को डिनोमिनेटर में, आपकी घंटी बज जानी चाहिए दिमाग की कि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। कैसे? क्योंकि जैसे ही इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर इसका निगेटिव हो जाएगा, तो अगेन ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये है क्या, तो ये है क्या, तो ये जस्ट सिंपल सा एक आपका मल्टीनोमियल है जिसमें कि 4 टर्म है, एक ये पूरा 2, ये 3 और ये 4।
तो ये बस जस्ट एक 4 टर्म का मल्टीनोमियल है। अब आगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो, वेरिएबल का पावर 1 हो। अगर पावर 1 है तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। लीनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई सा भी जो आप ऐसे लाइन खींचते हो ना, इस लाइन का जो भी इक्वेशन लिखा जाएगा, बाद में बड़े क्लास में पढ़ोगे, तो इस लाइन का जब भी इक्वेशन लिखोगे तो उसमें जो वेरिएबल होगा उसका पावर 1 ही आएगा। क्लियर? ठीक, इसीलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो समझते हैं, जैसे यहाँ देखो 3x+7, ये किसी ना किसी ये लाइन का इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर 1 है। सेम यहाँ भी, सेम यहाँ भी। तो ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल हैं इन वन वेरिएबल। ये तो अगेन ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, इसमें भी दो है ना। तो ये सारे आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल कहलाएंगे। ये तो इसमें देखो एक दो तीन, तीन टाइप का है ना, एक्स वाई जेड अलग अलग। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स कहलाएगा। ओके, ठीक। अब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो बेसिक है वो सारा समझ लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑपरेशन पे, क्योंकि अल्टीमेटली ऑपरेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि हमें करना रहता है। ऑपरेशन इन द सेंस कि हमें या तो ऐड करना रहेगा या सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यही है आपके ऑपरेशंस। तो पहले हम समझते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो याद करो अभी मैंने पीछे बोला है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका होता है, लाइक टर्म आपस में ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। जो अनलाइक रहेगा उसको वैसे ही लिख लिया जाएगा। कितने तरीके होते हैं, तो दो तरीके होते हैं। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल मेथड, जैसे ये आप हॉरिजॉन्टली सबको ऐड किए हो, है ना, हॉरिजॉन्टली, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल मेथड। और एक होता है कॉलम मेथड, यानी सेम इसी चीज को आप ऐसे कॉलम, इस प्रकार से। तो दिस इज कॉलम मेथड एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक, अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे ये पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या है, तो ध्यान देना, आपका यहाँ से ले करके यहाँ तक ये पहला एक्सप्रेशन है, क्योंकि कॉमा यहाँ लगा है। फिर दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमा यहाँ लगा है, फिर तीसरा ये है। ठीक, ये नहीं कि हम गलती से दूसरे का भी इसमें लिख लें। यहाँ पे कितने एक्सप्रेशन है, तो आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि यहाँ से ये पूरा एक, ये दो और ये तीन, तीन एक्सप्रेशन है। अब हम पहले वाले को समझते हैं। और क्या, पहला हॉरिजॉन्टल मेथड, तो आप कैसे लिखोगे, तो आपने एक्सप्रेशन को लिख दिया ब्रैकेट में, कभी भी लिखना हो तो आप ब्रैकेट में लिखिए पहले। तो आपने ब्रैकेट में इसको लिख दिया, फिर आपको लाइक टर्म इकट्ठा करता चलना है। यहाँ से देखो, इसको देखते चलो एक एक। यहाँ से पहला क्या है, एक्स स्क्वायर वाला है ना, वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर। तो आपको जितने भी एक्स स्क्वायर वाले हैं सबको ढूंढ के एक साथ लिखने हैं, लिखो। तो यहाँ है 3x², और ढूंढोगे आगे तो यहाँ पे आ गया -4x², तो इनको एक साथ लिख लिया। अगला कौन है, एक्स वाई वाला, एक्स वाई और ढूंढो, ये हो गया, ये हो गया -9xy, और ये हो गया 7xy, इसको आपने यहाँ लिख लिया। फिर तीसरा कौन है, वाई स्क्वायर वाला, तो 4y², यहाँ पे 7y², और यहाँ +y², इसको आपने यहाँ लिख लिया। फिर कौन आया, तो आ गया आपका कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म ढूंढो, एक यहाँ है और यहाँ है, इनको यहाँ लिख लिया। अब सेम चलो सॉल्व करो फटाफट। तो इसको कैसे करते हो, तो ये -3x² है, और ये नहीं सॉरी, ये +3x² है, और ये -4x²। तो सिंपल सा आपको केवल नंबर में से नंबर जोड़ना या घटाना रहता है, वेरिएबल तो वैसे ही रहेगा। तो क्या होगा, 3 में से -4 कर रहे हो तो माइनस आएगा ना एक, तो -1। और बार बार कह रहा हूँ कि एक को लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड है। तो -x², इसका कितना आया, -x²। यहाँ जोड़ो एक्स वाई वालों को, तो 9 और 5 सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, तो -14, और 14 में से +7 तो घट जाएगा ना, तो कितना बचेगा, तो 14 में से 7 घटाओगे तो 7 बचता है, तो -7xy। -7 क्यों, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा था।
अगर माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का साइन आएगा, प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस का साइन आएगा। ठीक, घटाते समय ये ध्यान देना है। फिर वाई स्क्वायर की बात करें तो देखो 7 और 4 11, 11 और 1 12, तो 12 वाई स्क्वायर, सिंपल सा। यहाँ पर देखो पहले माइनस वालों को ऐड कर लो, 13, ये 13 और 1 14, और 14 में से 5 घट जाएगा। मैंने क्यों बोला घट जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो कभी भी अपोजिट साइन हो तो वहाँ सब्ट्रैक्शन। तो 14 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, -9। -9 क्यों, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आपने हॉरिजॉन्टल मेथड से कर दिया। उसी सेम क्वेश्चन को हम कॉलम मेथड से करते हैं। तो हम पहले पहला एक्सप्रेशन लिख लिए ये, फिर दूसरा एक्सप्रेशन। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि सेम वेरिएबल के नीचे सेम लिखना है। ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर वाला यहाँ है तो इसके नीचे वाई स्क्वायर हो, फिर आप गलत कर दोगे। ठीक है, लाइक वेरिएबल्स के नीचे लाइक, यानी लाइक टर्म एक दूसरे के नीचे होने चाहिए। ये चीज़ आपको सदैव ध्यान देनी है। तो क्या लिखा है, अरेंज लाइक टर्म्स इन सच अ वे दैट दे आर वन बिलो द अदर, वन बिलो द अदर, यानी दूसरा जो है पहले के नीचे हो, इस प्रकार से। अब इनको लाइक टर्म को आप ऐड करिए फटाफट, आप इसको सॉल्व करिए। देखिए फिर से वही सेम चीज़ कि -13 और ये 14 हो जाएगा, 14 में से 5 माइनस, तो कितना आ गया, -9। इसको देखो 4 + 7 11, 11 और 1 12, यहाँ पे -5 -9 माइनस का 14 हो जाएगा, और माइनस के 14 में से 7 घटेगा तो माइनस का 7 एक्स वाई। फिर यहाँ देखो 3 में से 4 माइनस हो रहा है तो कितना बचेगा, -1 एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से इसका, और कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन पर। सब्ट्रैक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस साइन में गड़बड़ी होती है। एक माइनस साइन आपके पूरे आंसर को जो है गलत कर देगा। ठीक है, तो टू सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चेंज द साइन ऑफ ईच ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी सब्ट्रैक्टेड। अब ये जो कहा है, अभी इसको मैं समझा देता हूँ कहाँ पर। तो देखो पहली बात ये होती है ना कि सब्ट्रैक्ट करने में, कि किसको किससे घटाना है ये हमें समझ में आना चाहिए, किसको किससे घटाना है। तो क्या लिखा है कि 5x³ - 3x² - 8 फ्रॉम मतलब होता है से। अब किससे, तो आप क्वेश्चन करो किससे, तो उसके आगे आंसर रहता है, यानी इससे। तो किससे घटाना है, तो आंसर है इससे घटाना है। तो जिससे घटाना रहता है उसे पहले लिखते हैं, समझ में आया, उसे पहले लिखेंगे। तो ये पूरा पहले लिखाएगा। तो हॉरिजॉन्टल मेथड करते हैं तो ये पूरा जो है ऐसे पूरा ब्रैकेट में लिख लो पहले। ठीक, अब किसको घटाना है, तो इसे घटाना है, तो इसको लिखो। आपने ब्रैकेट के साथ लिखना है, बार बार कह रहा हूँ, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के साथ, और बाहर माइनस साइन। माइनस क्यों, क्योंकि घटा रहे हो। अब ये माइनस साइन देखो, इसके आगे माइनस साइन नहीं है ना, ये तो प्लस है, तो ब्रैकेट ऐसे ही हट जाएगा। ब्रैकेट आपने हटा दिया, लिख दिया। यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट नहीं हटेगा, क्योंकि बाहर माइनस साइन है। ये माइनस साइन क्या करेगा, हर एक टर्म का साइन चेंज कर देगा। ठीक है, हर एक टर्म का साइन पलट देगा। अगर प्लस है तो माइनस बना देगा, माइनस है तो प्लस बना देगा। तो साइन चेंज कर दो, ये हो गया -5x³, ये हो गया +3x², ये हो गया +8। अब फिर से वही काम जो पीछे किए हो आप, क्या कि लाइक टर्म को एक साथ लिखना है। तो पहला कौन है, क्यूब वाला, तो क्यूब वाला एक यहाँ है एक यहाँ है, एक साथ लिख लिया। फिर x² वाला एक यहाँ है, इसको लिख लिया। फिर x वाला यहाँ है, आगे कोई नहीं है तो वैसे ही। फिर कांस्टेंट टर्म यहाँ है, इसको एक साथ लिख लिया। फिर इनको सॉल्व करो, तो 2 में से 5 घटाओगे तो -3 बचेगा, तो -3x³। ये देखो -5 में से 3 कर रहे हो, तो इधर से देख लो ना कि 3 में से 5 घटा रहे हो, तो फिर से -2 बचेगा। ये तो ऐसे ही -11x, और ये 8 और 2 10 हो जाएगा। यही आंसर है आपका।
और अगर इसी सेम क्वेश्चन को हम कॉलम मेथड से करें तो फिर से वही चीज़ कि जिससे घटाना है उसे ऊपर लिखना है, तो हमने ऊपर लिख दिया। अब जिसको घटाना है उसे उसके नीचे लिखेंगे, लेकिन कैसे? सेम टर्म के नीचे सेम टर्म आना चाहिए, जैसा कि ऊपर बताया हूँ। सेम टर्म के नीचे कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, एक्स के नीचे एक्स वाला, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला, क्यूब के नीचे क्यूब वाला, फिर माइनस साइन। अब माइनस जब करोगे तो फिर से वही सेम चीज़। देखो ये प्लस है ना, माइनस कर रहे हो तो माइनस प्लस माइनस, माइनस साइन हो जाएगा इसका। सेम माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई होता है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। सेम फिर से माइनस और माइनस, ये प्लस। ठीक, तो प्लस साइन। तो अब इसको 8 मत समझना है, -8 मत समझना, इसे आप +8 समझो। तो 8, 8 और 2 कितना हो गया? 10। ये तो ऐसे ही, क्योंकि यहाँ तो कोई है ही नहीं है तो वो ऐसे ही लिख दिया। ये आपका हो गया +3 -5, तो 3 में से 5 घटा रहे हो तो -2 बचेगा। ये आपका माइनस है तो 5 में से 2 घटा रहे हो, -5 में से 2 तो -3। ओके, ये समझ में आ गया? ठीक, बढ़िया। तो ये रहा आपका सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे और भी क्वेश्चन है, उनका प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो हम अपने अगले पार्ट में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको पहले मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि इसकी भी प्रैक्टिस करना। और क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये चीज़ जो है, ये पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल है, उसके पहले हमें समझना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल बाई ए पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ ये चीज़